वापस से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो। जिस तरीके से आपने डिमांड किया उस तरीके से हमने आपके लिए एक वापस से एक न्यू वीडियो को लेकर के आ गया है। तो इसमें आप सीखने पाएँगे कि पोएम में किस तरीके का पोएट्री डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, हम वो आज देखने पाएँगे। तो ये हम देखेंगे पोएम के साथ, जो कि क्लास 10 में एक पोएम है, पहला ही पोएम है, जिसे ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है? जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, ये क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो किनके द्वारा लिखा गया था? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसी पोएम के अंदर में हम देखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो में कौन से पोएट्री डिवाइस या कौन से लिटरेरी डिवाइस या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो ऑन द स्क्रीन में, यहाँ हमने पोएम को भी लिख दिया है आपके लिए। तो पोएम क्या है? द वे a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood, has saved some part of a day I had ruined। तो ये क्या है? आपका 8 लाइन के पोएम है और इसमें इन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने बारीकी से उन्होंने हमारे लाइव लेसन को हमें बताया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कन्वे किया है कि कोई नेगेटिव चीज़ भी हमारे लिए एक पॉजिटिव का कारण बन सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, फिर हमारे लाइफ में पॉजिटिव होने का एक कारण भी बन सकता है। नेगेटिव हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें समझाने की कोशिश किया है। तो मुझे पता है कि आप सभी को मैंने तो क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है, समरी भी दे दिया है। बस एक चीज़ छूट रहा था, पोएट्री डिवाइस, जो कि आप लोग को देना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से आज आपने कहा और हमने आपके लिए ये लेकर के आया है पोएट्री डिवाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला जो इसमें पोएट्री डिवाइस इस्तेमाल किया गया है वो राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। राइमिंग स्कीम का मतलब होता क्या है कि जब कभी भी अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में क्या करता है, एक राइमिंग वर्ड वो क्या करता है, जोड़ता है। राइमिंग साउंड होता है, मतलब एक जैसा साउंड सुनोगे तो एक जैसा होता है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ये लाइन बाय लाइन होता है, जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो होता है वो दूसरे लास्ट वर्ड के साथ क्या करता है, दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड के साथ ये क्या करता है, मैच करता है। जैसे यहाँ क्रो स्नो है ना, ये मी किनके साथ ये कर रहा है, ये ट्री के साथ, ये क्रो किनके साथ, इनके साथ। तो जब कभी भी हम राइमिंग की बात करते हैं तो हम इसे ए बी बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये ए बी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्रो है, अगर ये स्नो यहाँ मी के पास होता तो ये क्या होता, ए होता, यहाँ पर वापस से ए होता। तो यहाँ पर राइमिंग ए बी नहीं, लेकिन ए करके बी हो जाता। इस तरीके का भी कभी-कभी राइमिंग लेकर के चलता है, तो वो आपको लाइन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से राइमिंग आपको समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं इमेजिनरी में। तो सिर्फ इमेजिनरी रुकिए, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी में जाने से पहले इधर भी दिखा दें आपको। जैसे यहाँ भी हार्ट है, ये पार्ट है, ये मूड है, ये रूड है, ठीक है? ये इनके साथ राइमिंग कर रहा है और ये इनके साथ राइमिंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी आप बोल सकते हैं ए बी का राइमिंग क्या कर रहा है, चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान मत देना कि कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और यहाँ पे चल रहा है, यहाँ का राइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर राइमिंग आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। राइमिंग इन द सेंस मतलब कैसे नहीं मिला, जैसे मान लो ये हार्ट है और यहाँ भी अगर यहाँ पार्ट नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर मूड होता और यहाँ भी और कुछ और इससे रिलेटेड ऐसे होता, तो ये हो जाता ए बी, ठीक है? कौन-सा राइमिंग लेके जाता? ए बी, ये वाला राइमिंग लेकर के जाता। बट यहाँ पे राइमिंग जो लेकर के जा रहा है पूरे 8 लाइन में, वो है ए बी का राइमिंग लिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी तो मतलब आप बोल सकते हैं कल्पना, है ना? मतलब काल्पनिक, ठीक है? काल्पनिक आप बोल सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो काल्पनिक यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया डस्ट ऑफ स्नो के लिए। डस्ट ऑफ स्नो, हालाँकि डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का कोई डस्ट होता है? नहीं होता, बस उसे इमेजिन किया गया। इस प्रकार से डस्ट धूल उड़ता-फुड़ता है ना? उस तरीके से जब कौवा वहाँ से उड़ गया, तो जब वो उड़ा तो हेमलॉक ट्री हिलने की वजह से जो स्नो है वो टूट करके नीचे गिरना शुरू हो गया, छोटे-छोटे कण में एकदम। तो डस्ट पार्टिकल के जैसा एकदम जैसा डस्ट होता है ना, उसी के जैसा छोटा-छोटा कण जो है आपके पोएट के कंधों में, पोएट के ऊपर में क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ नहीं बोला, जैसे यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो बोला, डस्ट बोला इन्हें। हालाँकि वहाँ पे कोई उसके बॉडी में कोई डस्ट नहीं गिरा है, उनके ऊपर जो है स्नो, छोटे-छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, उसी को बोला गया डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जस्ट इमेजिनरी है, बस इसे क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब क्या बोलते हैं, आपके पोएट काफ़ी ज़्यादा बैड मूड में थे, तो उस दौरान जैसे ही उसके ऊपर जो है आपका डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो गिरता है, तो उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ ये बस इमेजिनरी के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। नाउ फोकस ऑन द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या करता है, ये सेम साउंड, ठीक है? सेम साउंड जब आपके पोएम में एक लाइन में, अगर एक ही लाइन में अगर सेम साउंड है, चाहे लेटर का सेम साउंड हो या चाहे वर्ड का सेम साउंड हो, वर्ड अलग-अलग होंगे लेकिन साउंड अगर सेम है और वो अगर एक ही लाइन में, तो उसे हम एलिट्रेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर 2 को हमने दिखा दिया है। पहले जैसे हैज़ हार्ट, तो हैज़ हार्ट में ये एच जो यूज़ हुआ है, ये एच दोनों में क्या करता है, सेम साउंड करता है। तो ये लेटर है, सेम साउंड ही करता है। हैज़, हार्ट एंड देन हियर आल्सो एस, और ये क्या है, यहाँ भी एस। तो यहाँ पर एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डे, यहाँ भी 3 ए जो है, इसे भी आप एलिट्रेशन में रख सकते हैं। यू कैन से दैट दिस इज अ एलिट्रेशन, ठीक है? तो इसे आप क्या कर सकते हैं, डी, और नहीं तो फिर यहाँ भी देखिए ए तो यूज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए डी, क्या बोलते हैं, डी, डे में डी,
और हेड में भी डी और रूइड में भी डी, तो ये भी आपका एलिट्रेशन है। तो जिधर से भी आप बोलो उधर से आपका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन होगा। बस आपका साउंड सेम होना चाहिए और वो लोग एक दूसरे के आसपास ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एच यहाँ पर है तो यहाँ भी एच है तो आप बोलोगे कि ये दोनों एलिट्रेशन है, तो ऐसा एलिट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से एलिट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म तो ये पूरा का पूरा पोयम ही एज ए सिंबोलिज्म इसे क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो सिंबोलिज्म यहाँ पर हम एज ए मेटाफर भी बोल सकते हैं, तो कोई एक का नाम कर लो, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटाफर जैसे कि हम किसी को क्या बोलते हैं, मतलब वही सिंबलाइज करना ही आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है, आप सिंबोलिज्म को एज ए मेटाफर भी बोल सकते हैं। तो सिंबोलिज्म इज यूज्ड टू सिंबल्स टू सिग्निफाई द आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। तो ये क्या करता है, एक ऐसा वर्ड को रखते हैं आपके पोयम में जो आपके ओरिजिनल मीनिंग से, वास्तव मीनिंग से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हेमलॉक ट्री एकदम पॉइजनस ट्री होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऐसा चीज को उन्होंने डिफाइन किया है कि हेमलॉक ट्री अगर वहां पे नहीं होता मेरे ख्याल से, तो वहां पर वो जो क्या बोलते हैं आइस है, वो आइस उनके पत्तों में बिल्कुल भी, उसके नोकीला पत्तों में कभी भी जम नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस हेमलॉक ट्री को, उसमें जो बर्फ मतलब अटके हुए थे, जब कौवा वहां से उड़ चला तो उस दौरान जो उसके पूरे डस्ट पार्टिकल्स जो क्या हो गए, नीचे आ गए। नीचे आने की वजह से उनका जो इमोशन उसके बॉडी में पूरा गिर गया। तो क्या हो गया कि उनका जो बैड मूड था, वो पूरा बैड मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो उसके बॉडी में गिर जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका पूरा मूड ठीक हो जाता है। इनके वजह से यहाँ पर जो सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इमोशन को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कौन से सिंबोलिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया, क्रो को एज ए सिंबल यूज किया गया, डस्ट ऑफ स्नो को एज ए सिंबल यूज किया, हेमलॉक ट्री को एज ए सिंबल यूज किया गया। तो तीन है यहाँ पर ऐसे जिसे वास्तव में इसका अपना खुद के मीनिंग से नहीं, उसके ओरिजिनल मीनिंग से क्या किया गया है, रखा गया है। मतलब ये जो सिंबलिक मीनिंग है, ये डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग है। इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है। जैसे क्रो है, काला कौवा, कभी भी घर में कोई अपने घर में किसी को रहने नहीं देता है। तो ये क्या है, काला कौवा है, तो बोलता है कि काला कौवा अगर आपके घर में तो बैड न्यूज होता है ना। तो क्या यहाँ पर बैड न्यूज के बारे में दिखाया गया या बताया गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया गया। बस उसे एज ए सिंबल उसे यहाँ पर क्या गया है, दिखाया गया है, संकेतिक के लिए दर्शाया गया। तो यहाँ पर इसका जो वास्तव मीनिंग है उसे छुपा करके, हटा करके एक दूसरा मीनिंग को यहाँ पर क्या गया, दर्शाया गया है। तो ये एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। लेकिन इनके वजह से ही जब वहां से उड़ जाता है कौवा, तो जो डस्ट पार्टिकल उनके ऊपर से उसके ऊपर में गिरता है, तो इसका जो बुरा दिन चल रहा था वो अब अच्छा दिन हो गया। कैसे, जब उन्होंने सोचा अब मैं काम नहीं करूंगा, जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरा, ना जी मेरे को काम करना होगा, शायद उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार से अपना कुछ डे था कि जो पूरा बिगड़ करके जा रहा था, उन सारे डे को अब वो क्या कर दिया, सुधार दिया। तो एज ए सिंबोलिज्म यहाँ पर क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं। यहाँ तो इन्वर्सन उतना ज्यादा तो यूज हुआ नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं इन्वर्सन। आपको मैं समझा देता हूं कि इन्वर्सन क्या है, कि जब कभी कभार पोएट क्या करता है, इसे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, अपना पोयम को राइमिंग बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए, ताकि कोई भी अगर रीडर हो पढ़े तो उसे अच्छा लगे, राइमिंग लगे, तो उस समय क्या करता है, वो सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं देखता, जैसे उसका फिट होगा, जिधर जो भी वर्ड जैसे लगाना होगा वो लगा देता है अपने हिसाब से, जिनकी वजह से क्या बोलते हैं, अच्छा खासा राइमिंग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेंजा में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है आपका इन्वर्सन पोएट्री डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल, एक मिनट से साफ कर देते हैं पहले। हाँ, यहाँ देखेंगे जैसे ये क्रो का इस्तेमाल किया गया, जैसे ये स्नो ये इन्वर्स किया गया है, क्रो के साथ इनको उल्टा किया गया है। ठीक है, यानी अब सेंटेंसेस सिर्फ इनका ही नहीं, जस्ट सेंटेंस द डस्ट ऑफ स्नो होता है, नहीं होता। द वे ऑफ क्रो, ये द वे ऑफ क्रो क्या है, इसमें ना तो ईज है, मार वाज, प्रॉपर सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार इस प्रकार की पोएट क्या करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को लिखा करते हैं। जब कभी इस प्रकार के वो सेंटेंस यूज किया करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए इस प्रकार का वर्ड को इसको क्या करते हैं, यूज किया करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सन बोलते हैं। पर ये बहुत ये जो है ज्यादातर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्वर्सन, तो उतना ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये बता दूं आपको, इस वजह से मैंने इसे ले लिया। वरना किसी भी अगर नेट में जाओगे तो ये इन्वर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने इस वजह से लिया। इंजाममेंट का मतलब होता है कि जब आपका पोयम में किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो रहा, कंटिन्यूस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा, बिना किसी कोमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के, चाहे 4-5 स्टैंजा क्यों ना हो, ये 4-5 स्टैंजा होने के बावजूद भी ये क्या होता है कि ये बिना कोमा यूज किए हुए, बिना क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप यूज किए हुए, वो क्या होता है, ये पोएम को कभी-कभार आपके पोएट लिखा करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, क्या आपको किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है, कोई कोमा या कोई फुल स्टॉप यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये तो लास्ट है, इस वजह से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब कभी भी हम नेक्स्ट लाइन में, ये लाइन अगर हमने लिख लिया, तो सेकंड लाइन में आने के लिए कभी-कभार हम क्या करते हैं, यहाँ कोमा डालते हैं, यहाँ पर कोमा डाल दिया, फिर इस लाइन को जैसे ही हम आएंगे तो ये वाला यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे हमारा कोमा होना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क हमें देखने को नहीं मिलता है। दैट मींस इसे ही हम इंजाममेंट कहते हैं। नाउ वेरी नेक्स्ट वन, फोकस ऑन दैट मेटाफर। हाँ, ये मैं बता रहा था आपको मेटाफर के बारे में। ठीक है, ये मेटाफर के बारे में, जैसे कि यहाँ पर सिंबोलिज्म, ये पूरा का पूरा ये जो पोएम है आपका सिंबोलिज्म सिंबलाइज किया गया है।
ठीक है, सिम्बलाइज किया गया। तो कौन से क्रो को, डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग को ये तो पता हो गया। अब मेटाफर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेटाफर के बारे में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मेटाफर का मतलब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर करता है टू डिफरेंट चीज को, ये क्या करता है, कंपेयर करता है थिंग्स और आइडियाज। कभी कभी आइडियाज को भी ये क्या करता है, यहाँ पर हमें कंपेयर करता है, ठीक है। मेटाफर ज्यादातर, ये ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादातर तो नहीं लेकिन हमेशा भी तो नहीं बोल सकते हैं कि ये कंपेयर करता है। मेटाफर जब हम किसी, जैसे सिमली है, सिमली और मेटाफर ये कुछ इस प्रकार का है कि सिमली में तो क्या होता है, लाई या एज का इस्तेमाल होता है ना। जैसे मैं घोड़े के जैसा दौड़ता हूँ, घोड़े के जैसा तेज दौड़ता हूँ, तो आई रन फास्ट लाइक अ हॉर्स। तो यहाँ पर लाइक और एज का जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ क्या होता है, वो सिमली कहलाता है। लेकिन जब कभी भी हम उसी प्रकार का, जब हम किसी चीज को दूसरे किसी चीज से हम कंपेयर करते हैं विदाउट मतलब ये यूज करते हुए, क्या बोलते हैं, लाइक या एज यूज करते हुए, तो उस प्रकार हम क्या बोलते हैं उसको, मेटाफर उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें देखने, हमारे पोएम में ये डिवाइसेस हमें देखने को मिलेंगे थर्ड लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में हमें ये देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में तो ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे स्नो पार्टिकल्स को जो है डस्ट के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। यहाँ ना तो यहाँ इन्होंने बोला लाइक द डस्ट ऑफ स्नो, या फिर इन्होंने नहीं बोला कि द स्मॉल पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो लाइक डस्ट, उन्होंने इस प्रकार का नहीं बोला। लेकिन उन्होंने कंपेयर जरूर किया है डस्ट को विद स्नो के साथ। कैसे, मतलब छोटे छोटे जो कण है स्नो के, उसे छोटे छोटे डस्ट के कण से उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया। तो इसे हम बोलेंगे मेटाफर। तो इस प्रकार यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप पूरे पोएम को भी ऐसे मेटाफर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन ही कंपैरिजन है, एक दूसरे के साथ क्या किया गया, कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये चीज को आप देख सकते हैं। अब सेकंड लास्ट हम लोग देखेंगे, ये है आपका सिनेक्डिकी। इनका भी इस्तेमाल करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एकदम, मैं बता, जहां जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ वो जरूर यूज कीजिएगा। जैसे इंजामेंट, मैंने अभी इंजामेंट में भी आपको ये टिक लगवाया। इन्वर्सन में तो इतना बिल्कुल भी नहीं है जितना आपको ये है, इन्वर्सन में नहीं, इंजामेंट ये इंपॉर्टेंट है। सिनेक्डिकी ये इंपॉर्टेंट है। अब स्नैकडिकी का मतलब क्या होता है कि दिस पोएट्री डिवाइस यूज्ड मेनी वेज टू रिप्रेजेंट वन थिंग विद द हेल्प ऑफ entirely different one. In this poem, poet uses this device to represent the whole in the first line of the second stanza. First line of the second stanza. यहाँ जाने से पहले, इस चीज को जाने से पहले इनको सही तरीके से हम समझ ले कि स्नैकडिकी का मतलब होता है क्या। स्नैकडिकी का मतलब होता है क्या कि जब कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी पूर्ण चीज को एक ऐसे वर्ड बोलते हैं, मतलब आधा वर्ड, उनका आधा वर्ड बोलते हैं और वो उनका, हमें उसका पूर्ण अर्थ समझ में आ जाता है। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल के लिए, कि मम्मी पापा ने तुम्हें एक कार खरीद के दिया, ठीक है, और तुम क्या बोलते हो अपने फ्रेंड को जाकर के, ये नहीं बोलते कि मेरे पापा ने मुझे एक कार खरीद के दिया, आप वहां जाकर के बोलते हो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे 4 चक्के खरीद के दिए, 4 चक्का खरीद के दिया, 4 चक्का। तो क्या मतलब है, तुमको सिर्फ चक्का खरीद के दिया, नहीं, पूरा चीज खरीद के ना दिया जी, पूरा गाड़ी ना खरीद के दिया है। तो आप ये चीज नहीं बोले कि, ठीक है, आप ये चीज नहीं बोले कि मेरे को कार खरीद के दिया, लेकिन आपने बोला क्या, मेरे को 4 चक्का खरीद के दिया। अब 4 चक्का से भी मतलब तो वही है ना, एक ही मतलब है, लेकिन आपने यूज किया आधा वर्ड, आपने पूर्ण वर्ड यूज नहीं किया। तो कभी कभार हमारे पोएट भी क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार के वर्ड को यूज करते हैं, हालांकि वो आधा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसका पूर्ण मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर किस प्रकार इस्तेमाल किया गया, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। ही सेज दैट हिज हार्ट, यहाँ पर उसके हार्ट को क्या किया गया है, दर्शाया गया है एज ए हाफ थिंग। तो यहाँ पर हार्ट, फर्स्ट लाइन का जो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है, उसको हम लोग देखेंगे, वहां यूज किया गया है आपका सिनेक्डिकी को, ठीक है। फर्स्ट लाइन तो ये है आपका सिनेक्डिकी। हैज गिवन माय हार्ट, हैज माय गिवन हार्ट का मतलब होता है कि उसका जो आधा भाग था ना, बिल्कुल रूइंड था, और आधा भाग बिल्कुल भी उसका जो मूड एकदम खराब था, लेकिन जैसे डस्ट पार्टिकल उनमें गिरता है तो ये जो हार्ट होता है वो पूर्ण हो जाता है उसका। ये जब दुख था उस दौरान हम बोल नहीं सकते कि इसका हार्ट पूर्ण था, लेकिन पूर्ण था मतलब पूरा फुल था, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने यूज किया है पूरे वर्ड को, इन्होंने कैसे, कि उन्होंने कब ये किया, जब डस्ट ऑफ स्नो जो है फ्रॉम हेमलॉक ट्री उनके ऊपर गिरा, तब जाकर के इसका हार्ट क्या हो गया, पूर्ण हो गया। हालांकि उनमें ऑलरेडी पूर्ण था, लेकिन जैसे उनमें डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं तब जाकर के बोलते हैं कि हाँ चलो अब मेरा दिन जो है अब ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर सिनेक्डिकी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ असोनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या हो सकता आ सकता है, असोनेंस। तो असोनेंस क्या बोलता है, ये सेम वोवेल साउंड, वो भी एक ही लाइन में होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर है आपका असोनेंस, हमने यहाँ देखा, और दूसरा एलिट्रेशन है ना। एलिट्रेशन में सेम साउंड होने से, कोई से भी लेटर हो, वर्ड हो, लेकिन सेम लाइन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल असोनेंस का मतलब होता है क्या, वोवेल साउंड, मतलब ई का, यू का साउंड, आई का साउंड, अ का साउंड, ऑल दिस थिंग, एंड ओ का साउंड, ये सारा आपका वोवेल साउंड है। जब एक ही लाइन में आपको सेम वोवेल साउंड सुनने को मिले, तो फिर उसे हम असोनेंस बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टेंजा 1 में, लाइन 2 में ही हमें ये चीज देखने को मिलेगा, सुक डाउन ऑन मी। जैसे ही हम स्टेंजा 1 का लाइन 2 में देखते हैं, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है सुक डाउन ऑन मी। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ओ, ये भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो सुक डाउन ऑन मी, बार बार हमें ओ साउंड यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बोलने को, सुनने को क्या हो रहा है, सुनने को मिल रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं
असोनेंस, इसे हम बोलते हैं असोनेंस। तो अब बस आपको किन-किन बातों में ध्यान देना है कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइमिंग स्कीम, एलिट्रेशन एंड देन आपका है इंजामेंट एंड देन स्नेक्ड एंड असोनेंस, जिसमें मैंने टिक लगाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकते हैं। मेटाफर एंड सिंबोलिज्म आप बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिंबोलिज्म पूरा पोएम ही आपका सिंबोलिज्म है, आज मेटाफर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हालांकि कंपेयर किया गया है एक चीज को दूसरे चीज से विदाउट लाइक या एज यूज करते हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफर बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं थर्ड लाइन को, फर्स्ट स्टैंजा का थर्ड लाइन को, जिसे हम डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है एक प्रकार का मेटाफर है, उसे अंडरलाइन करके अपने बुक में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किन-किन पोएटिक डिवाइस, इलिटरेटिव डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है आपके डस्ट ऑफ स्नो में। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और कौन से आपको नहीं समझ में आया वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। इन्वर्सन में इतना ध्यान नहीं देना, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, उतना इसमें ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ जो आपका सिंबोलिज्म तो ध्यान देना, इन्वर्सन में इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको छोड़ करके और किसी में भी समझ नहीं आया है, तो बिल्कुल ही आप बता सकते हैं। ये मैंने खुद से ऐड किया था, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको। बाकी अगर किसी पोएटिक डिवाइस आपको नहीं समझ आया, वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझे होंगे। खैर तो आपका वीडियो बस यहीं पे खत्म होता है। फिर हम आएँगे नए वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और शेयर भी करते रहिए, साथ में कमेंट भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, वो लिटरेरी डिवाइस से क्या हो सके, रूबरू हो सके। सो शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।